नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, फाउंडेशन क्लास नंबर आज 8 है। हम लोग हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए हुए हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे एग्जामिनेशन आपको कवर किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिंदास हो करके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइएगा। रेलवे के, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ हो, चाहे जेएसएससी के, कोई भी सीजीएल से लेके दरोगा, पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल हो, या 10th लेवल पे हो, या फील्ड वर्कर हो, या एलडीसी हो, बिहार एसएससी में सीजीएल, दरोगा, पुलिस, या एसएससी लेवल पे सीजीएल, सीपीओ, या जेपीएससी और बीपीएससी के इवन प्री एग्जामिनेशन के भी आप क्वेश्चन को उठाएंगे तो आपके बन रहे होंगे। तो देखिए, मैंने ये स्टैंडर्ड इसीलिए मेंटेन किया है ताकि आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस आ पाए कि हाँ, अप टू जेपीएससी बीपीएससी के भी सवाल हमसे बन पा रहे हैं। जो मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ, टॉपिक क्या है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन रहे हैं, यानी कि अंग्रेज ने किस प्रकार से, एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 में गठन की और फाइनली 1608 में आती है, और ये ट्रेड करने के साथ साथ, व्यापार करने के साथ साथ किस प्रकार से भारत में अपना विस्तार करती है, उसको हम लोग समझ रहे हैं इस चैप्टर में। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। तो बाकी सारी वीडियो यूट्यूब पे है, आप एक बार देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग आते हैं पहले इस मैप में। देखिए, हमने आपको बता रखा है कि अंग्रेजों ने कौन कौन से क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमा रखा है। जैसे कि ये कर्नाटक मद्रास वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पे कर्नाटक, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर रखा है? अपना आधिपत्य जमा रखा है। ठीक है, यही मद्रास में आपको याद होना चाहिए सेंट डेविड का किला भी स्थापना किया है इन्होंने। और मद्रास शहर को एक प्लान्ड वे में किसने बसाया है? फ्रांसीसी डे। फिर इसके बाद आपको मैंने बताया कि ये जो बंगाल वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, बंगाल कहने का मतलब आज का पूरा वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पूरा बांग्लादेश, ये पूरा बंगाल पे अपने आधिपत्य को ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे स्थापित कर रखी है। देखिए, समझिए इसका मतलब क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्या कर रही थी भाई? ट्रेड कर रही थी। लेकिन 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होती है, इसके बाद ट्रेड के साथ साथ अब यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था को भी देखना अब किसके हाथ में आ चुका था? अंग्रेजों के हाथ में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। राजनीतिक व्यवस्था देखने का मतलब मैंने आपको बताया था कि अब बंगाल का नवाब कौन बनेगा। ठीक है, वो डिसाइड अब कौन करेगा? अंग्रेज, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अब वो अंग्रेज किस प्रकार से काम करेगी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी। तो इस प्रकार से बंगाल क्षेत्र में अपना पूरा आधिपत्य जमा रखा है अंग्रेज। तो ये दो क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, कर्नाटक इधर हो गया और इधर आपका बंगाल हो गया। अब इसके बाद अंग्रेज जो है, जो तीसरा इसका जो मतलब नज़र जो है कहाँ पे है? तो ये मैसूर वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये आज का मैप नहीं है, ये मैंने कई बार आपको पहले भी बता रखा है। तो अब अगला जो टारगेट है अंग्रेज जो है, ये मैसूर वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहेगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से अंग्रेज बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर गए और फिर यहां से ये आ रहे हैं मद्रास। इसके पीछे का रीजन समझिए। इधर क्या है भाई? अरब सागर है। अब अगर ये क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है तो इससे फायदा ये है कि देखिए, जो भी ट्रेड इस समय हो रही है भाई, कोई फ्लाइट मोड में एरोप्लेन से तो हो नहीं रही है भाई, पानी जहाज से हो रही है। तो यहाँ पे भाई सिंपल सी बात है, बंदरगाह इनका सामने होगा और यहाँ से कोई भी चीज को बाहर पश्चिमी देश में यानी यूरोप महाद्वीप में भेजना आसान हो जाएगा। इसीलिए अगला जो टारगेट है अपना जो विस्तार करेगा वो अंग्रेज कौन सा क्षेत्र में? मैसूर क्षेत्र में। अब मैसूर को समझिए थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए, बात है यहाँ पे, जब सल्तनत काल की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, सल्तनत काल की जब हम लोग बात करते हैं तो सल्तनत काल में एक साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, कौन सा साम्राज्य है? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1765 में होता है, सॉरी 1565 में विजयनगर साम्राज्य की जो पतन होती है 1565 में, 1565 में। और कौन सा युद्ध के तहत? तालीकोटा युद्ध। ये सब हम लोग विजयनगर साम्राज्य एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, तब हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिर भी अभी जान लीजिए। यानी कि तालीकोटा युद्ध के पश्चात जो विजयनगर साम्राज्य है, ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड में इसका क्या होता है? पतन होता है। और इसके पतन के पश्चात ही एक स्वतंत्र रूप से एक राज्य का यहाँ पे क्या होगा? उदय होगा। और वो कौन सा राज्य होगा? वो राज्य होगा मैसूर राज्य। पहले ये समझिए, जो हम मैसूर राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी,
उस मैसूर राज्य का उदय कैसे हुआ उसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने आपको यह बताया कि सल्तनत पीरियड में यानी कि सल्तनत काल में एक साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य, और इस विजयनगर साम्राज्य के पतन की बात करें तो 1565 में तालिकोटा युद्ध के पश्चात क्या होती है, इसकी पतन होती है। और इसके पतन के पश्चात ही एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर राज्य का क्या होता है, उदय होता है। यानी समझ में आ गया मैसूर राज्य पहले, ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताया। बिल्कुल। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी अब इस क्षेत्र पे कौन, यानी कि किसका विस्तार को, यानी कि कौन आना चाह रहा है भाई, अंग्रेज। यहाँ पे बैठे हुए हैं अंग्रेज। तो अब यहाँ पे एक आपको नाम आपको याद रखना है, एक मिनट देखिएगा मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैं आपको एक कलर ले रहा हूँ ब्लैक कलर से, ठीक है। ये वाला एक क्षेत्र होगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे डिंडी गुल, ठीक है, डिंडू गुल या डिंडी गिल कह सकते हैं, डिंडी गिल। नोट्स में ये सारी चीजें लिखी मिल जाएगी, डिंडी गुल, ठीक है। ये आज यानी वर्तमान 2025 में ये क्षेत्र कहाँ, तमिलनाडु में। और ये डिंडुगुल जो है ये आपका बिल्कुल मैसूर और कर्नाटक का एकदम समझिए तो बॉर्डर लाइन पे है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का अगर बॉर्डर देख लिया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर है, और काफी संवेदनीय क्षेत्र है भाई। चाहे वो पाकिस्तान के घुसपैठी कभी भी उधर से ही घुसेगी या कोई भी आक्रमण उधर से होगा, उसी प्रकार ये जो डिंडुगुल जो क्षेत्र है बहुत ही संवेदनीय क्षेत्र थे, जहां पे कर्नाटक में जो बैठे अंग्रेज है इनकी नजर इन क्षेत्रों में थी, क्योंकि इनको अब टारगेट क्या करना था, ये मैसूर क्षेत्र को। यानी कि जैसे पाकिस्तान को आज अगर इंडिया को टारगेट करना है तो जो भी घुसपैठिया है या जो भी आतंकवादी कैसे जम्मू कश्मीर के वे रास्ते से ही घुसती है, तो उसी प्रकार से ये अंग्रेज का ये अंग्रेज का जो नजर है ये कौन सा क्षेत्र में, डिंडुगुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं अभी आपको बताऊंगा। इसलिए पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्षेत्र कहाँ स्थित है मैप में, इसको समझिए, इसके लोकेशन को। चलिए अब ये आपको समझ में आ गया मैसूर राज्य का उदय हुआ। मैसूर राज्य में एक वंश का जो स्थापना हुआ वहां पे, उस वंश का नाम आपको याद रखना है, वाडियार वंश, ठीक है। ये यादवों का वंशज है, ठीक है, यादवों का वंशज है, यादवों का ये वंशज है। तो वाडियार वंश की स्थापना हुई थी, और इसके जो अंतिम शासक थे, वो अंतिम शासक का नाम याद रखना है, कृष्णराज प्रथम, ठीक है ना। क्या नाम था, कृष्णराज प्रथम। देखिए मेनली राजा तो ये थे वाडियार वंश के। समझिए मैंने आपको क्या बता दिया, मैसूर राज्य का उदय कैसे हुआ ये समझ में आया। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद जैसे आपने देखा कि जो मुगल फेज का आपको मैंने क्या बताया भाई, डिक्लाइन फेज बताया है, पतन बताया है। तो मुगल साम्राज्य का पतन कहने का मतलब क्या था कि जो राजा बनते चले गए वो क्या थे, काफी अयोग्य थे, है ना, बहुत अनुभवी नहीं थे, डरपोक किस्से के थे। तो उससे क्या हुआ, जो जो अलग अलग क्षेत्रों का उदय हुआ, जैसे अवध अलग हो गया, एक अलग राज्य का उदय हो गया, उसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हुआ तो पतन करने का मतलब कि जो शासक बनते चले गए वो काफी कमजोर बनते चले गए, जिससे अन्य राज्यों का उदय होता है, जिसमें से एक राज्य है आपका मैसूर राज्य। और इस मैसूर राज्य में ही वाडियार वंश की स्थापना हुई, और इस वाडियार वंश के जो अंतिम शासक रहे वो कृष्णराज प्रथम थे, ठीक है। देखिए राजा मैंने क्या कहा ये है, लेकिन नाम मात्र के ये राजा थे। मेन जो पूरा सिस्टम यानी कि जो वाडियार वंश को जो देख रहा था, दो व्यक्ति हैं, एक है आपके दीवान और एक है आपके फौजदार, ठीक है ना, दीवान और एक है आपके फौजदार। दीवान में नाम आपको याद रखना है नंजराज, जो सारा टैक्स का कलेक्शन करने का काम कर रहे हैं, और फौजदार जो है मैसूर साम्राज्य यानी मैसूर राज्य में शांति व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं, जिनका नाम है फतेह मोहम्मद, ठीक है, फतेह मोहम्मद। यानी हमने ये बताया क्या कि मैसूर राज्य में कौन सा वंश चल रहा भाई, वाडियार वंश। वाडियार वंश कौन सा किसका वंशज है, यादवों का वंशज है। अंतिम शासक यहाँ पे कौन रहे हैं, कृष्णराज प्रथम रहे हैं। बहुत अगर देखा जाए तो इनका अहम रोल नहीं रहा है उस समय। मेन जो सारा लीडिंग पॉइंट में जो देखने सारी चीजों को, जो उनके दीवान थे नंजराज और जो उनके फौजदार थे फतेह मोहम्मद, ठीक है। अब यहां से चीजों को समझिएगा, फतेह मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, और इसके मृत्यु के उपरांत ही इनका ही पुत्र है, इनका पुत्र का नाम याद रखना है आपको, हैदर अली, ठीक है। इनके पुत्र का नाम याद रखना है, क्या नाम है भाई, हैदर अली। और इनका जन्म होता है 1721 में मैसूर के कोलार जिले में। ये सब आपका क्वेश्चन है मेरे भाई, आपके एग्जाम में पूछेगा। हैदर अली का जन्म कब हुआ था, 1721 में, कहाँ पे, कोलार, मैसूर के कौन से जिले में, कोलार के जिले में, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैसूर के कोलार जिले में इनका जन्म होता है। किनके पुत्र है भाई, फतेह मोहम्मद के पुत्र है ये। अब बहुत ही कम उम्र में ही यानी कि 6 वर्ष
जब इनका होता है 6 वर्ष के उम्र में ही इनको सेना की ट्रेनिंग इनको देना शुरू कर दिया जाता है और ये बहुत ही अच्छे सेनापति के रूप में बड़े जैसे होते जाते, इतने अच्छे इनको ट्रेनिंग मिलता है और इतने अनुभवी ये सेनापति बन जाते हैं कि इनको ध्यान से समझिएगा कि इनको क्या किया जाता है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ना डिंडुगुल का, 1755 में इनको यहाँ का फौजदार नियुक्त कर दिया जाता है। यानी कि फौजदार नियुक्त करने का मतलब कि ये जो संवेदनीय इलाका है, किस लिए संवेदनीय इलाका है कि अंग्रेज इस क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहता था या इस मार्ग से ही ये मैसूर क्षेत्र में आक्रमण करना चाहेगा, इसलिए यहाँ का जो फौजदार है किसको नियुक्त कर दिया गया, हैदर अली को। क्योंकि सोचिए अगर फौजदार अगर नियुक्ति की जा रही है जिस भी व्यक्ति को, अगर जम्मू कश्मीर में जिसकी भी नियुक्ति हो रही है, इट मीन्स बहुत संवेदनीय इलाका भाई, तो जिसकी भी नियुक्ति होगी वो बहुत ही टैलेंटेड होगा। उसी प्रकार से हैदर अली काफी अनुभवी सेनापति के रूप में उभरते हैं और इनको यहाँ का फौजदार नियुक्त करते हैं। और यही डिंडीगुल में ही हैदर अली ने एक शस्त्रागार की भी स्थापना की, क्योंकि इनको पता है कि अंग्रेजों का आक्रमण होगा। हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर में वाले क्षेत्र से ही अंग्रेज की घुसपैठियां घूमेंगी, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, अपना सैन्य अड्डा बनाया है। उसी प्रकार इन्होंने शस्त्रागार की स्थापना की है। शस्त्रागार करने का मतलब जहां पे गोली बारूद, ठीक है ना, हथियार रखे जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शस्त्रागार। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताइएगा। हैदर अली का एंट्री कैसे हुआ, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। हमने आपको ये बताया कि वाडियार वंश जो है आपका कहाँ चल रहा है, मैसूर में चल रहा है, जिसके अंतिम शासक हैं कृष्ण राज प्रथम और इनके ही एक दीवान है नंजराज, ठीक है, और फौजदार है फतेह मोहम्मद। यही दोनों मिलकर के सारी व्यवस्थाएं को देख रही है मैसूर में। फतेह मोहम्मद के मृत्यु के बाद इनका ही एक पुत्र है हैदर अली, जिनका जन्म होता है 1721 में मैसूर के कोलार जिले में, और 6 वर्ष के उम्र में ही इनको सेना का प्रशिक्षण दिया जाता है और इतने अनुभवी सेनापति ये बनते हैं कि जो सबसे संवेदनीय इलाका है डिंडीगुल, जो आज तमिलनाडु में है, जो बिल्कुल बाउंड्री वाला क्षेत्र में स्थित है, जो मैं आपको मैप में भी दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला। तो यहीं पे इनकी नियुक्ति करती है एज ए फौजदार 1755 में। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, शस्त्रागार की स्थापना की थी, किसके मदद से, फ्रांसीसियों के मदद से। देखिए जो हैदर अली थे ना, इनकी जो मित्रता थी, हैदर अली की जो मित्रता थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत अच्छी थी और इसके कारण ही फ्रांसीसियों के मदद से ही इन्होंने 1755 में डिंडुगल क्षेत्र में शस्त्रागार की स्थापना किया। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए। देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी एक व्यापारिक कोठी भी मैंने आपको मैसूर में बताया था, यहीं पर माहे, ठीक है ना, माहे क्षेत्र में क्या है भाई, यानी कि आज माहे कहाँ है, केरला में स्थित है, ठीक है ना, लेकिन उस समय मैसूर वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी एक व्यापारिक कोठी भी थी माहे में, और हैदर अली की मित्रता फ्रांसीसियों के साथ बहुत अच्छी थी। ठीक है, क्योंकि उनके ही मदद से इन्होंने डिंडुगुल क्षेत्र में क्या किया था, शस्त्रागार की स्थापना की थी। अब जैसे ही इन्होंने शस्त्रागार की स्थापना की, जब हैदर अली को फौजदार बनाया गया और इन्होंने शस्त्रागार की स्थापना की, यानी कि हथियार वहां पे क्या करने लगे, जमा करने लगे, गोली बारूद जमा करने लगे। अब ये अंग्रेज जैसे ही देखे तो अंग्रेज ने क्या किया, हैदर अली के ऊपर, यानी कि डिंडुगल वाले जो क्षेत्र देख रहे हैं वहां पे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। और यहीं से स्टार्ट होगा अंग्रेज और जो मैसूर राज्य को जीतने का एक प्रकार के यहां से युद्ध, यानी अंग्रेज और मैसूर में, ठीक है ना, ये युद्ध होगा। इसी को कहा जाता है आंगल मैसूर युद्ध। ठीक है, समझ में आया, यहीं से स्टार्ट होगा आंगल मैसूर का युद्ध। आंगल मैसूर का युद्ध मतलब समझ में आया, आंगल हो गया आपका क्या भाई, अंग्रेज, और मैसूर में जो राजा बनेंगे उनके बीच युद्ध चलेगा। किस लिए, मैसूर राज्य को अपने क्षेत्र में या फिर उसको जीतने के लिए अंग्रेज लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए कुल 4 युद्ध होगा। तो सबसे अब यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं प्रथम आंगल मैसूर युद्ध का, ठीक है ना। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जो आपका शुरुआत होता है 1767 से लेकर के 1769 तक। अब इसको समझिएगा ध्यान पूर्वक से। देखिए हमने आपको क्या बताया कि डिंडुगल क्षेत्र में कौन है भाई, डिंडुगल क्षेत्र में कौन है, अभी आपका हैदर अली है, वहां के फौजदार नियुक्त हो रखे हैं और वहां पे शस्त्रागार हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, गोली बारूद सब कुछ जमा कर रहे हैं, किसके लिए, अंग्रेजों के खिलाफ। और यही देखते हुए अंग्रेजों ने इनके ऊपर आक्रमण कर देता है और यही कहलाता है प्रथम आंगल मैसूर का युद्ध। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैदर अली ने भी, ठीक है ना, हैदर अली ने उल्टे अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करते हैं और इस प्रकार से आक्रमण करते हैं कि पूरी तरह से पराजित करते हैं, ठीक है ना, पूरी तरह से पराजित करते हैं अंग्रेजों को। और पूरा जो मद्रास जो क्षेत्र देख रहे हैं ना,
उस मद्रास क्षेत्र को हैदर अली जीत लेता है। यानी कि जो मद्रास अंग्रेजों के अधीन था उस पूरे मद्रास को हैदर अली जीत लेता है। यानी अंग्रेज जो सोच रहा था कि जिस प्रकार से बंगाल हमने पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध लड़ करके आराम से अपने अधीन कर लिए थे, क्योंकि वहां पे 3 नवाब थे। एक तो आपका दिल्ली के हो गए बादशाह हो गए, मुगल बादशाह हो गए, अवध के नवाब हो गए, और यहाँ से आपके जो भागे हुए थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, तीनों को हरा करके इन्होंने क्या किया था, पूरे बंगाल क्षेत्र को जीत लिया था। लेकिन यहाँ पे जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ क्या, जस्ट अपोजिट। हैदर अली, जैसे मैंने आपको कहा कि 6 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने सेना का परीक्षण लेना शुरुआत कर दिया, बहुत अच्छे सेनापति बने थे। और इन्होंने जब उनको फौजदार, जब डिंडुगल क्षेत्र में इनको नियुक्त किया गया 1755 में, तो इन्होंने अपनी जो एक टीम बनाई थी सेना को एक प्रकार से पूरा रिजुविनेट किया, यानी कि पुनर्गठन किया था अपनी सेना को। तो पूछा जाएगा वो राजा या फिर उसका नाम बताइए, कौन सा शासक है जिसने सेना का मैसूर क्षेत्र में जिसने क्या किया था, सेना का पुनर्गठन करने का काम किया था, तो हैदर अली ने किया था। और इन इतने अनुभवी थे, और इनके जो सेना में जो सेनापति लोग थे या सिपाही लोग थे, बहुत ही अनुभवी, इनको इतने अच्छे से ट्रेन किए थे, इतने अच्छे से पुनर्गठन किए थे कि अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करके उनको क्या क्या पराजित किया, पूरे मद्रास को अपने क्षेत्र में अधीन, यानी कि पूरे मद्रास क्षेत्र को किसने जीत लिया था, हैदर अली ने जीत लिया था। लेकिन फाइनली 1769 में एक संधि होगी, मद्रास की संधि, ठीक है ना। और इस मद्रास के संधि में क्या किया जाएगा कि जो भी क्षेत्र अंग्रेज लिए हैं या मैसूर वाला या फिर मैसूर के जो राजा हैदर अली जो भी क्षेत्र लिए हैं भाई, वो सब क्या करेंगे, एक दूसरे को रिटर्न बैक कर देंगे। साथ के साथ ये भी इस संधि में बात हुई कि हम दोनों के ऊपर अगर कोई भी आक्रमण करता है तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। मतलब ये कि अगर अंग्रेज के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो मैसूर के जो शासक है वो उनका साथ देगा, और मैसूर के शासक के ऊपर अगर कोई आक्रमण करता है तो अंग्रेज क्या करेंगे, मैसूर के राजा का साथ देंगे, अपनी सेना वगैरह बचाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है कौन से संधि के साथ, मद्रास की संधि। और इस समय पूछा जाएगा कि बंगाल का गवर्नर कौन था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो याद रखिएगा लॉर्ड वेरेलुस्ट, ठीक है, लॉर्ड वेरेलुस्ट थे, ठीक है। इन्होंने ही कहा, इनके ही आदेश पे क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा डिंडुगल क्षेत्र में हैदर अली के ऊपर आक्रमण किया गया। लेकिन हैदर अली इतने अनुभवी थे और इनके सेना में जो इनके जो विभाग में जो सेना थे वो भी इतने अच्छे ट्रेंड थे कि अंग्रेजों को इन्होंने पराजित किया और पूरे मद्रास को जीत लिया। लेकिन फाइनली 1769 में एक संधि होती है, मद्रास की संधि, और इस मद्रास की संधि के तहत ही 2 चीजें होती है डिसाइड। एक तो जो भी क्षेत्र अंग्रेज लिए हैं मैसूर वाला वो रिटर्न बैक करें, और मैसूर राजा जो भी लिए वो हम आपको रिटर्न बैक कर देंगे बदले में, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे एक बात ये भी हुआ कि हम दोनों को ऊपर अगर कोई भी देश या कोई भी अगर आक्रमण करता है तो हम दोनों एक दूसरे की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और इस समय बंगाल का गवर्नर कौन है भाई, लॉर्ड वेरेलुस्ट थे। क्या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में एक जगह फिर से लास्ट में क्या करूंगा, चारों के चारों जो इंपॉर्टेंट चारों मैं आंग्ल मैसूर युद्ध एक जगह रखूंगा, और उसमें सबसे पहले आपको ईयर याद रखना है, कौन गवर्नर रहे, कौन से संधि और कुछ फैक्ट, ठीक है। और आपसे याद रखिएगा यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हैदर अली है भाई दक्षिण भारत के पहले राजा है जो अंग्रेज को क्या करेंगे, हराएंगे, ठीक है। दक्षिण भारत में अंग्रेज को हराने वाले पहले भारतीय राजा है दक्षिण भारत के, जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था हैदर अली ने, यही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। क्या बताइए कोई दिक्कत है या नहीं। अब इसके बाद दूसरे नंबर में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पे अब हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका स्टार्ट होगा 1780 से लेके 1784 तक, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए समझते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को। देखिए अभी आपको क्या समझ में आ गया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में आपने देखा कि अंग्रेज और जो मद्रास के जो अभी राजा है कौन, हैदर अली, ठीक है। मद्रास बोल रहा हूं, मैसूर के, ठीक है, उसके राजा कौन है, हैदर अली। उनके बीच में एक संधि हुई है, मद्रास की संधि, जिसमें क्या बात हुई है भाई कि अगर कोई भी दोनों देशों के ऊपर, यानी कि एक तो आपका मैसूर हो गया और अंग्रेज के ऊपर अगर कोई भी आक्रमण करेगा तो वो एक दोनों दूसरे के ऊपर क्या करेंगे भाई, मदद करेंगे। अब इस मैप को पहले ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है ना। देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे मैसूर को यहाँ पे, ठीक है ना, इस मैसूर क्षेत्र में या फिर इस मैसूर क्षेत्र को ये जो मराठा है और ये जो हैदराबाद के निजाम है क्या करते रहते थे, इनके ऊपर आक्रमण करते ही रहते थे। इस मैसूर राज्य में इनका मेन आक्रमण करने का पीछे जो रीजन था कि इनको राजनीतिक दृष्टिकोण से, ठीक है,
और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या करना था, मैसूर साम्राज्य को कमजोर बनाना चाहता। और जैसे ये राजनीतिक दृष्टिकोण से, मतलब कि जो वहां के नेतृत्व करता है, जो प्रशासन को चला रहा मैसूर के, उसको ही अगर कमजोर कर दिया जाए और आर्थिक स्थिति उनकी खराब कर दी जाए तो भाई ये क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई, समाप्त हो जाएगा। और उसको कोई ना कोई या तो मराठा या फिर हैदराबाद क्या कर लेगा, अपने अधीन कर लेगा। इसलिए इनके ऊपर, मैसूर के ऊपर ये आक्रमण होते रहते थे। यानी हैदर अली और मराठा और हैदराबाद के जो निजाम थे, इनके बीच में जैसे युद्ध के माहौल जैसे सिचुएशन बनी रहती थी। लेकिन 1767 में जब मद्रास की संधि हुई है, और अगर अब कोई मैसूर के ऊपर आक्रमण करेगा, यानी कि अंग्रेज क्या करेगा, मैसूर के ऊपर, मैसूर का साथ देगा, तो होता यही है 1770 या 1771 के आसपास में क्या होता है, जो मराठा हैं, ठीक है, और जो हैदराबाद के जो निजाम है, ठीक है, हैदराबाद के जो निजाम है, इन्होंने क्या कर दिया है, मैसूर के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, मैसूर के ऊपर आक्रमण तो कर दिया। और इसमें मैसूर के जो हैदर अली है भाई शासक, उनको उम्मीद थी कि जो अंग्रेज है इनकी मदद करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कोई मदद किया नहीं भाई। जो भी क्षति मैसूर को पहुंचना था पहुंचा। और ये एक प्रकार से 1769 में जो मद्रास की जो संधि हुई थी, ठीक है, 1769 में मद्रास की जो संधि हुई थी, इसका क्या था भाई, उल्लंघन था। आपने हमसे संधि की है कि अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण करे या फिर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। तो जब मैसूर के ऊपर आक्रमण हुआ मराठों का या हैदराबाद के निजाम का, तब अंग्रेज चुपचाप बैठ करके मजा ले रहे थे। क्योंकि अंग्रेज को करना क्या था भाई, यही चाह रहा था कि किसी प्रकार से मैसूर का जो राजा है या मैसूर साम्राज्य में जो भी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वो कमजोर पड़े और हम उस क्षेत्र को अपने अधीन कर ले। तो अब ये आपका, इसके कारण जो हैदर अली है काफी गुस्से में है। और इस कारण 1780 के आसपास में, ठीक है ना, इस कारण 1780 में हैदर अली ने क्या किया, कर्नाटक के अर्काट क्षेत्र जो है, ठीक है, कर्नाटक के अर्काट क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो अंग्रेज के सेनापति कह लीजिए या सेना अधिकारी जो थे, वो थे कर्नल बली, ठीक है, कर्नल बेली। कौन थे भाई, अंग्रेज के जो सेनाधिकारी थे कर्नल बेली थे। और इनको क्या क्या पराजित किया और अर्काट क्षेत्र को पूरा जीत लिया। और यहीं से स्टार्ट होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, दूसरा अंग्रेज और मैसूर के बीच का शुरुआत को समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। यहां हुआ क्या था कि 1770 यानी कि मद्रास की संधि के बाद में पहला आक्रमण जो मराठों और हैदराबाद का हुआ था मैसूर के ऊपर। और इसमें उम्मीद थी कि 1769 में जो मद्रास की संधि हुई उसमें क्या होगा, अंग्रेज मदद करेगा उस संधि के तहत, लेकिन ऐसा किया नहीं। उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से संधि का उल्लंघन किया। इस कारण गुस्से में आकर हैदर अली ने 1780 में कर्नाटक के अर्काट क्षेत्र पर आक्रमण करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की क्या की शुरुआत की और कर्नल बेली को पूरी तरह से पराजित किया। यानी कि ये जो कर्नाटक वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, जिसमें अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र था, अंग्रेज के अधीन था, उसको क्या कर लिया भाई, पराजित कर लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। ठीक है, अब इस कारण इस समय बंगाल के गवर्नर कौन है, तो देखिए इस समय बंगाल का जो गवर्नर है इस समय कौन है भाई, वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, वारेन हेस्टिंग ने अपने एक सेनापति आयर कुट को, ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब नाम पूछेगा। अब ये सब अपना नॉर्मल एग्जामिनेशन दरोगा एसएससी रेलवे वगैरह में नहीं, जेपीएससी बीपीएससी के लिए। बंगाल के जो गवर्नर है वो देखा कि भाई हैदर अली जो है मैसूर का जो शासक है, कर्नाटक का जो आरकाट वाला जो क्षेत्र है उसको इसने अपने जीत लिया है। और दक्षिण भारत में थोड़ा सा अभी क्या भाई माहौल ठीक ठाक नहीं है। इस कारण वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, आयरकुट को दक्षिण भारत भेजा। अब एक चीज को समझिए, ये जो समय है 1780 से लेकर 1784 में जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इस समय 1776 में क्या हुआ, इधर अमेरिका भी क्या हो रहा है, स्वतंत्र हो रहा है अंग्रेजों से। और इसमें मदद कौन कर रहा है भाई, फ्रांसीसी मदद कर रहे हैं अपनी सेना को दे करके। इसके कारण अंग्रेज काफी परेशान है कि अमेरिका हमारे हाथ से जा रहा है, जिसको मदद करने वाला फ्रांसीसी है। दूसरा, भारत में ही जो आपको देख लिया जाए तो अंग्रेजों की जो युद्ध चल रही है किनके किनके बीच में, मराठों के साथ भी। अभी मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में मराठों के साथ भी बताऊंगा। इधर हैदराबाद है, इधर मैसूर, यानी कि यहाँ पे तीन, यानी कि त्रिगुट, यानी कि तीन ग्रुप है जो अंग्रेजों को जो परेशानी पहुंचा रहे हैं। तो अंग्रेज काफी परेशान है इस समय। और फाइनली यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि बंगाल का गवर्नर जो वारेन हेस्टिंग आयरकुट के नेतृत्व में इनको दक्षिण भारत भेजते हैं। और इनको क्या किया जाता है, हैदर अली को अपनी सफल कूटनीति से हैदर अली की क्या होती है, यहाँ पर पराजित की कर देते हैं। कौन, आयरकुट। ठीक है, तो यहाँ पे हैदर अली की क्या होती है भाई, हार होती है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हैदर अली की यहाँ पे क्या होती है, हार होती है 1781 में।
और यही जो आक्रमण किया जाता है आयरकुट के द्वारा, इसी को कहा जाता है पोर्टोनोवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था? 1781 में। पोर्टोनोवा के युद्ध में ही क्या हुआ था भाई? जो हैदर अली उनकी पराजित होते हैं। पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसी पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली की क्या होती है भाई? हार होती है। और यहाँ पे अगले साल 1782 में हैदर अली को बहुत बड़ा एक सदमा लगता है। सदमा इसीलिए क्योंकि यही हैदर अली है जिसने अंग्रेजों को क्या किया था भाई? खदेड़ करके भगाया था प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में, और पूरा मद्रास जीत लिया था। फिर संधि करके मद्रास वापस रिटर्न किया अंग्रेजों को। और यहाँ 1782 में पोर्टोनोवा का युद्ध में यहाँ पे क्या है? हैदर अली पराजित होगा और इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और 1782 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं का पुत्र आएगा अगला जो मैसूर का शासक बनेगा, जिसको हम लोग कहेंगे टीपू सुल्तान। ठीक है, तो टीपू सुल्तान, अब यहाँ से इसकी स्टोरी चलेगी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। और अब टीपू सुल्तान अगला मैसूर का शासक बनेगा, और अब ये अंग्रेजों के साथ एक संधि करेगा, मंगलोर की संधि। ठीक है, मंगलोर की संधि पे हस्ताक्षर करेगा, और इसके फलस्वरूप तब जाकर के जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है ना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या होगा? आपका समाप्त होगा। ठीक है, बताइए क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? पहले हमें यह बताइएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हमने क्या बताया? फटाफट चलते हैं। देखिए, हमने ये बताया कि 1770-71 में हैदराबाद के निजाम और मराठों ने क्या किया? मैसूर के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस बीच अंग्रेजों ने मैसूर की जो शासक है या फिर मैसूर के जो शासक हैदर अली, उनकी मदद नहीं की। जो 1769 के मद्रास के संधि का क्या था? उल्लंघन था, जिसके कारण जो हैदर अली गुस्से में आके 1780 में कर्नाटक के अरकाट क्षेत्र पर आक्रमण किया और विजय भी हासिल की। और वहां पे जो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से, कर्नल बैली को पराजित किया था। और इसी समय अंग्रेज काफी परेशान भी है, जो मैंने बताया कि इधर अमेरिका स्वतंत्र हो रहा है। अमेरिका को मदद कौन कर रहा है स्वतंत्र होने में? फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी की भाई देखिए, अंग्रेजों के साथ यहाँ पे क्या एक खराब यहाँ पे रिलेशन है। अंग्रेज काफी गुस्से है फ्रांसीसी, इसलिए आपको मैंने बताया भी था कर्नाटक युद्ध के बारे भी, ठीक है ना, जो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ। और इधर आपका यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर है वारेन हेस्टिंग, इन्होंने अपने एक सेना अधिकारी आयरकुट को क्या क्या भेजा? दक्षिण भारत भेजा। और इसने अपने सफल कूटनीति से हैदर अली को क्या किया? पराजित किया। हैदर अली को पराजित किया, और यही आक्रमण यानी कि यही युद्ध क्या कहलाता? पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 में हुआ था। और फाइनली 1782 में सदमे के कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और अगला शासक बनेगा टीपू सुल्तान, और अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करेगा, मंगलोर की संधि, जो इसके फलस्वरूप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की क्या होती है भाई? समाप्ति होती है। यानी अब हम लोग बात करेंगे थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है भाई। अब इसको समझिएगा, तीसरा और चौथा। चौथा तो आसान है, तीसरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला दूसरा आपको समझ में आया है। ये तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समझते हैं। तो देखिए, अब जो मैसूर का शासक है भाई कौन है? टीपू सुल्तान है, ठीक है ना, टीपू सुल्तान है। समझिएगा, टीपू सुल्तान का थोड़ा सा सिस्टम को समझिएगा। देखिए, टीपू सुल्तान के जो संबंध है फ्रांसीसियों के साथ, सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे ही होंगे। जिस प्रकार से इनके पिताजी हैदर अली का संबंध अच्छा है, तो इनके संबंध फ्रांसीसियों के साथ काफी अच्छे थे। ठीक है, जिस प्रकार से हैदर अली ने अपनी सेना का क्या किया था? पुनर्गठन किया था। इसने भी अपने सेना का, ठीक है ना, क्या क्या पुनर्गठन किया, और एक एडवांस मतलब अपग्रेड करना। जैसे कि आप क्या करते हैं, प्ले स्टोर में जब कोई एप्लीकेशन आता है तो आप उसको फिर से अपग्रेड करते हैं, तो कई नई चीजें आते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया था? अपने सेना को क्या किया? अपग्रेड किया था। किस प्रकार से? यूरोप के पद्धति, यानी कि यूरोप में जिस प्रकार से सेना का सिस्टम चल रहा था, उसके अनुसार इन्होंने अपने सेना को क्या किया? अपग्रेड किया। दूसरा, इसने विदेशों में जो देश हैं उनके साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बहुत अच्छे बनाने शुरुआत कर लिया, यानी कि विदेशी देशों के साथ मैत्री संबंध इनका बहुत अच्छा हो गया था। प्लस ये विदेशी देशों के साथ व्यापार भी शुरुआत कर चुके थे। समझिएगा भाई, एकमात्र ऐसा राजा जो विदेशी व्यापार यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का यहाँ पे शुरुआत करने वाले यही टीपू सुल्तान थे। इन्होंने भी सेम, यही टीपू सुल्तान है, सेम जिस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों ने भारत में आकर अपनी व्यापारिक कोठी का स्टैब्लिशमेंट किया था, सेम ये भी क्या कर रहे थे? जो रूस हैं और जो अरब वाला जो क्षेत्र है, ईरान वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इनसे व्यापार करने के लिए इन्होंने क्या किया था? जो बंदरगाह वाले जो नगर थे, वहां पे जाके इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी का उद्घाटन किया, ताकि यहां से ये क्या कर सके? व्यापार कर सके। और इन्होंने ही, टीपू सुल्तान ने ही आधुनिक उद्योग की भी स्थापना को प्रोत्साहन दिया था। समझ रहे हैं ना? टीपू सुल्तान के सिस्टम को समझिए भाई। हमने ये कहा
टीपू सुल्तान अगला मैसूर का शासक बनता है। हैदर अली की मृत्यु के बाद इसी ने मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर भी किया था 1784 में, और फाइनली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। टीपू सुल्तान के संबंध फ्रांस के साथ और अन्य विदेशी देशों के साथ, जैसे कि आपका स्पेन हो गया, ठीक है, हॉलैंड हो गया आपका, उसके बाद आपके ईरान हो गए, अरब हो गए, इनके साथ इनके संबंध बहुत अच्छे थे, और ये विदेशी मैत्रीतापूर्ण संबंध को भी बढ़ाया और साथ के साथ विदेशी व्यापार को भी इन्होंने बढ़ावा दिया था। और सेम स्ट्रेटेजी जो यूरोपीय कंपनी, पुर्तगाली, डेनिश, डच, अंग्रेजों की जो स्ट्रेटेजी थी, जो भी भारत में जिस प्रकार से व्यापारिक कोठी खोल रहे थे, उसी प्रकार से इसी पद्धति पे इन्होंने रूस और अरब के साथ व्यापार करने के लिए वो सारे बंदरगाह नगर जो शहर थे वहां पे अपनी व्यापारिक कोठी को खोले, जिससे वो व्यापार कर सकते थे, प्रोडक्ट, वस्तुएं, माल, कच्चे माल को ला सकते थे, और भारत में आधुनिक उद्योग को प्रोत्साहन देने वाले यही व्यक्ति थे। ठीक है ना, समझ पा रहे टीपू सुल्तान के सिस्टम को। अब देखिए भाई, टीपू सुल्तान की जो मैत्रीपूर्ण संबंध और विदेशी व्यापार, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे व्यापार करना, ये किसको नहीं भा रहा था? अंग्रेजों को। यानी कि अंग्रेजों को क्यों नहीं भा रहा था भाई? क्योंकि अंग्रेज क्या चाह रहा था? अंग्रेज को पता है कि हमें सोने की चिड़िया हाथ लग चुकी है, और अगर यहाँ पे कोई दूसरे देश से आकर के व्यापार करेगा भाई, तो इससे इंपैक्ट किसको पड़ेगा? अंग्रेज को पड़ेगा। इस कारण बंगाल का इस समय गवर्नर कौन है, आपसे पूछेगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, तो इस समय बंगाल का जो गवर्नर है कॉर्नवालिस है, ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। और इसने क्या किया? टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण करता है। और याद रखिएगा, इसमें मराठा और हैदराबाद के निजाम, इनकी भी मदद लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, और टीपू सुल्तान को इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या करते हैं? पराजित करते हैं। और पराजित करने के साथ साथ यहीं पर एक संधि होती है, मंगलोर की संधि, ठीक है, याद रखिए, सॉरी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और इस श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ही जो डिंडीगुल वाला जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र अंग्रेज ले लेता है। साथ के साथ टीपू सुल्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा जुर्माना, यानी कि इतना जुर्माना इनके ऊपर लगाया जाता है कि जितने इनके पास पैसे भी नहीं थे इनके साम्राज्य में। यानी कि इसी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान अपना आधा अस्तित्व कह लीजिए, या अपना आधा साम्राज्य को खो बैठता है इसी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया टीपू सुल्तान के सिस्टम को। इस समय बंगाल के गवर्नर कौन है भाई? बंगाल के गवर्नर कौन है भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? टीपू सुल्तान के ऊपर मराठा और हैदराबाद के निजाम के साथ मिल करके क्या किया? इनके ऊपर आक्रमण कर लिया, जिसमें इनकी पराजित होती है, और फाइनली श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है। और इस श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत डिंडुगल वाला क्षेत्र और जो पूरा का डिंडुगल क्षेत्र भी अपने अधीन कर लेता अंग्रेज, और इनके ऊपर एक भारी जुर्माना भी लगाता। और इतना जुर्माना जितने इनके साम्राज्य के पास या इनके पास थे ही नहीं, आधा साम्राज्य मतलब ये यहाँ से खो बैठता। अब इसी समय अगला जो बंगाल का गवर्नर बन रहा है, इंपॉर्टेंट है, अगला जो बंगाल का गवर्नर बन रहा है वो है लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, और इन्होंने एक नीति स्टार्ट की है लॉर्ड वेलेस्ली ने, सहायक संधि की। सहायक संधि के कंसेप्ट को समझिए। ये क्या कर रहा है? लॉर्ड वेलेस्ली जा रहे सारे सभी भारत के राजाओं के पास, कह रहे कि आप सहायक संधि पर हस्ताक्षर करिए, इसके बदले आप क्या कर रहे भाई? अपने सेना को बैठाए हैं अपने क्षेत्र में, है ना, रक्षा करने के लिए। इसके बदले ये जो राजा इसको क्या कर रहा होगा? सैलरी दे रहा है। तो आप अगर सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं तो आप अपनी सेना को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। ठीक है, आपकी सैलरी बच गई। बदले में आपकी सुरक्षा कैसी होगी भाई? वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको सुरक्षा प्रोवाइड करें। जितनी सेना, एक सेना हो चाहे आपकी जरूरत के हिसाब से हम आपको सेना प्रोवाइड करेंगे, बस बदले में आपको सालाना कुछ पैसा हमें देना। और अगर जो राजा सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो भाई फिर हम उससे क्या करेंगे? या फिर आप हमसे आकर फरियाद लीजिए, यानी कि आक्रमण कर लीजिए। और यही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, यही कारण बनेगा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध का। ठीक है ना, चौथा आंग्ल मैसूर का युद्ध का यही कारण बनता है। जो टीपू सुल्तान है अभी मैसूर का, ठीक है ना, टीपू सुल्तान को कहा जाता है सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन ये क्या करते हैं? साफ साफ मना कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अंतिम सांस तक मैं अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और फाइनली इन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, और इसी के फलस्वरूप इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो लॉर्ड वेलेस्ली के ही अधीनता में या नेतृत्व में क्या किया जाता है? इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था, और इसी के फलस्वरूप इनकी मृत्यु हो जाती है। और अब जो मैसूर जो क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, अब किसके अधीन आ जाएगा? अंग्रेज। तो देखिए ऐसे तो नहीं होगा अंग्रेज, क्योंकि अगर मैसूर क्षेत्र को अंग्रेज जीत जाता तो इससे मतलब पूरे अधिकार क्षेत्र में तुरंत ये ले लेता टीपू सुल्तान की हत्या करके, तो एक खराब मैसेज जाता है। इसलिए अंग्रेजों ने क्या कहा कि भाई ये जो मैसूर जो क्षेत्र देख रहा है, यहाँ पे पहले जो है भाई वाडियार वंश चलता था। ठीक है ना,
वाडियार वंश जो मैंने आपको बताया था, लेकिन एक गलत कूटनीति कह लीजिए या गलत तरीके से जो फौजदार थे फतेह मोहम्मद, उनके पुत्र हैदर अली ने इसका शासक, यहाँ का राजा बन गया। इसीलिए अगला शासक क्या करेगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो वाडियार वंश का जो एक जो शासक होगा, अगला शासक वाडियार वंश का ही कृष्णराज तृतीय को बनाएगा, जो भाई बहुत ही कमजोर है, ठीक है ना, उतनी मजबूत स्थिति नहीं है। और इसको बना कौन रहा, अंग्रेज बना रहा। तो सिंपल सी बात है, अंग्रेज अगर बना रहा है तो ये अंग्रेज की बात मानेगा। तो इसको क्या किया, मैसूर का शासक बनाया और इनसे क्या कर लिया, क्या करवा लिया, सहायक संधि पे हस्ताक्षर कर लिया। ठीक है, अब अगर सहायक संधि पे हस्ताक्षर कर देगा तो सिंपल सी बात है, वो क्षेत्र क्या हो गया, अपने अधीन हो गया। अब समझिएगा, देखिए जब मैंने बताया सहायक संधि के बारे में, तो सहायक संधि लाया कौन, लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया। अब ये बात क्या मैंने आपको बताया, सहायक संधि का मतलब क्या, तो हैदराबाद को क्या भाई डर था, किससे, मराठा से। ठीक है, कि मराठा हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है कभी भी, इसलिए सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कौन था, हैदराबाद ही था। तो अब देखिए, यानी अभी मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना, देखिएगा। अब देखिए किस प्रकार से अंग्रेजों का विस्तार हो चुका है। देखिए अब ये जो क्षेत्र है, हैदराबाद सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है, ठीक है, ये आ गया। मैसूर को अब जीत लिया है, सहायक संधि पर फाइनली हस्ताक्षर करवा लिया। तो देखिए अब इस मैप में आप देख सकते हैं अंग्रेजों का क्षेत्र, देखिए ये हो गया कर्नाटक वाला क्षेत्र 1 नंबर, दूसरा बंगाल, तीसरा हैदराबाद और चौथा मैसूर। अब 5वें नंबर पे मराठा का आएगा, अभी अगले क्लास में मराठा देखेंगे। तो ये फाइनली चौथा अंगल मैसूर, ये तो आपको समझ में आया। अब मैं एक जगह इसको रिवाइज करवा रहा हूं, मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होगा वो आपको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। यहां मैं लिख दे रहा हूं ये वर्ष, यहां पे गवर्नर कौन थे, उसके बाद यहाँ पे कौन सी संधि हुई थी, और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। देखिए 1767 से लेके 1769 में क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस समय गवर्नर कौन थे, वेरे लुस्ट थे, ठीक है, वेरे लुस्ट थे। कौन सी संधि हुई थी भाई, मद्रास की संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी। और इंपॉर्टेंट तथ्य के देखा जाए तो दक्षिण भारत में अंग्रेजों के ऊपर, अंग्रेजों को पराजित करने वाला पहला राजा कौन था, तो भाई यही हैदर अली था, ठीक है ना। पहला राजा, दक्षिण भारत का पहला राजा कौन है, हैदर अली था, जो अंग्रेजों को हराया था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हुआ 1780 से लेकर 1784 में। इस समय जो गवर्नर कौन है, वारेन हेस्टिंग है, ठीक है, कौन है, वारेन हेस्टिंग्स है, कौन है भाई, वारेन हेस्टिंग है। और यहाँ पे कौन सी संधि हुई थी, मंगलोर की संधि हुई थी, ठीक है। कौन सी संधि, मंगलोर की संधि। किसने किया था भाई, इसमें सिग्नेचर संधि टीपू सुल्तान ने किया था। और इसमें क्या हुआ था, हैदर अली की इसमें मृत्यु हो जाती है 1782 में, हैदर अली की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और कौन सा युद्ध होता है, 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध हो जाता है, सदमे सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर अगला जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से लेकर 1792 में। इस समय जो है भाई वारेन, ये आपका क्या बोलते हैं, कॉर्नवालिस है, ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, गवर्नर है। और यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जिसमें आधा साम्राज्य आपका जो टीपू सुल्तान है वो खो देता है, जुर्माना लगता है, और डिंडुगल क्षेत्र भी अपने अधीन कर लेता है। और फाइनली अंतिम जो है 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ये कौन है भाई, गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली है। और यहाँ पे कौन सी संधि होती है, सहायक संधि की जाती है। यहाँ पे जो राजा बना दिया जाता है मैसूर कौन, जो वाडियार वंश का ही एक जो उसके पीढ़ी में जो आ रहे हैं शासक को बना दिया जाता है कृष्णराज तृतीय, जो अयोग्य है और अंग्रेज उनको बना रहे हैं भाई। तो सिंपल सी बात है, अंग्रेज की बात मानेंगे तो ये इनकी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। और फाइनली सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके मैसूर क्षेत्र को भी अंग्रेज अपने क्षेत्र में मिला लेता है, ठीक है। तो देखिए भाई अब आपको समझ में आ गया, यानी ये आप क्षेत्र अब आप देख पा रहे होंगे कि इस मैप में यहाँ पे किस प्रकार अंग्रेज का विस्तार हुआ। देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं इस मैप में, ठीक है, देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये हो गया बंगाल, ये आपका हो गया मैसूर, ये हो गया आपका कर्नाटक, और ये हो गया आपका हैदराबाद, ठीक है, ये हो गया हैदराबाद, ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया मैसूर, ये हो गया आपका मराठा, ठीक है। और फिर इधर आ जाएंगे हम लोग पूरा पंजाब, ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा, ये उतना नहीं, ये हो जाएगा आपका अवध, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्षेत्र अंग्रेज जीत, पहले यहाँ से नहीं, यहाँ से अंग्रेज कहाँ से स्टार्ट किया भाई, यहाँ से कर्नाटक युद्ध किया, मद्रास जीत लिया ये पूरा। फिर यहाँ से आ गया बंगाल को जीता, बंगाल के बाद ये मद्रास में आया, तो मद्रास आने के क्रम में सहायक संधि में हैदराबाद ने भी सहायक कर लिया, तो सहायक संधि के तहत ये आ गया, और फिर ये मद्रास को भी अपने अधीन कर लिया, ठीक है। तो अब ये पूरा इतना क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ चुका है। अब इसके बाद देखेंगे किस प्रकार से मराठा को विजय करेगा अंग्रेज, क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था दहेज में। अब यहाँ पे ट्रेड के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था को भी अंग्रेज देखेगा, उस पर अब हम लोग देखेंगे मराठा और अंग्रेजों के बीच जो भी युद्ध होगा। फिर पंजाब के साथ देखेंगे, और अवध तो सहायक
कुशासन के आधार पर, हड़प नीति के आधार पर इनको 1856 में अंग्रेज अपने अधीन कर लेंगे। ठीक है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया अंग्रेजों को विस्तार में। अभी यानी कि अभी इस चैप्टर में अभी कितने क्लास है भाई? 3 क्लास। एक तो अभी देखेंगे मराठा के साथ युद्ध देखेंगे, इसके बाद ये भाई देखिए, इसके बाद फिर मैं बता देता हूँ पंजाब, मतलब 2 से 3 क्लास। और देखिए यह सबसे टिपिकल पार्ट चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, यूरोप पे कंपनी, गवर्नर जनरल, वाइसराय, और ये आपका ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। और यहाँ से 1857 का विद्रोह, गांधी युग, ये सब जनजातीय विद्रोह, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब तो भाई फिर राष्ट्रीय आंदोलन कहानी है। इसके बाद इतिहास मेन जो है भाई, ये काफी टिपिकल पार्ट है, इसलिए मुझे भी समय लग रहा है, मुझे भी भाई चीजों को समझाने में A to Z, क्योंकि अगर इस चीज को भाई क्योंकि नहीं मैप में करूंगा तो मजा नहीं आ पाएगा। मैं कुछ बात बकते चले जाऊं कर्नाटक, माइंड में आपका कर्नाटक यहाँ आएगा, आज का कर्नाटक। ठीक है, मैसूर आप समझ ही नहीं पाएंगे, मद्रास समझ ही नहीं पाएंगे। चलिए खैर कोई नहीं, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।